दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ शांति समझौते की बात दिखाते हुए वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। रूस में जाते हैं, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज को लेकर लोग ट्वीट करते हैं, बड़े-बड़े टीवी चैनल। एक तरफ जब मोदी जी सीढ़ियों से उतर रहे हैं, दूसरी तरफ जब बात करते हैं जिनपिंग की, वो उतर रहे हैं सीढ़ियों से विमान की, तो एक की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए बता रहे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है देखिए। यानी कि अब यहाँ पर उनको इतनी पीठ थपथपाने और अपने लिए वाहवाही लूटने की बात हो रही है, लेकिन इसी सब के बीच में जब आपके देश के जवान अपनी जान गंवा देते हैं आतंकी हमले में, तो फिर इसका ठीकरा किसके सर फूटना चाहिए? क्या सरकार को इसकी ज़िम्मेदारी वैसे नहीं लेनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर ये सारी बातें वैसी सामने नहीं आनी चाहिए कि जिस तरह जब आप एक तरफ अच्छा-अच्छा लेते हैं, तो दूसरी तरफ का बुरा कौन लेगा? इसके लिए ज़िम्मेदारी और इसका दुःख या फिर इसके लिए अब कोई बड़ा एक्शन कब, कैसे, क्या होना चाहिए, ये भी एक चर्चा का विषय है। हालाँकि पिछले कुछ घंटों से तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला और अमित शाह की मुलाकात की, और क्योंकि वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो अमित शाह से मिलने पहुँचे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ, जिसमें जवानों की भी जान गई, लोगों की जान गई है। अब ऐसे में चिंता की बात ये है कि आखिरकार वो एक तरफ अपनी वाहवाही लूटने में लगे हैं, वहीं पर इतना बड़ा हादसा सामने हो जाता है। लगातार बम की धमकियाँ जो है, उसकी चर्चाएँ लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 32 महीनों में 48 जवान जो हैं वो अपनी जान गँवा चुके हैं। इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक़्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी, और उन्हीं के साथ चर्चा करते इस बात को आगे बढ़ाएँगे सर। ठीक है कि मोदी जी अपने आप को एक सुपरमैन बनाने वाले मोदी क्या कहते हैं उसको, थर्ड वर्ज़न में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो, जहाँ वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ को बड़े अच्छे से टैकल किया है, अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी बड़े अच्छे से ग्रिप ले ली है। हम और आप पहले ही चर्चा कर रहे थे पिछले 2-3 दिन से कि कैसे कनाडा और अमेरिका के सामने फजीहत हुई है। लेकिन यहाँ पर उनकी वाहवाही का जो चैप्टर है, उसके पन्ने खत्म नहीं होते, कोई ना कोई एक नया अध्याय लिख देता है। चाहे सोशल मीडिया पर उनकी आईटी सेल लिख रही हो या उनके भक्तगण जो हैं वो लिखते हो। बड़ा सवाल ये है कि ये जो घटना हुई है गुलमर्ग की, इसके बाद भी क्या वाहवाही किसी को दी जा सकती है सर? विनीता जी, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहूँ। आपने जहाँ से सवाल शुरू किया है, मैं उसके सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाएगा। ये उनका बयान आया है और इस बयान का बहुत स्वागत होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। एक उमर अब्दुल्ला चूँकि मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनको आके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलना भी चाहिए। वो आके मिल रहे हैं, ये रस्मी मुलाकात है। पर प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रधानमंत्री जी को मैं मानता हूँ कि वो जो कर रहे हैं शायद सही कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को सारी दुनिया में अपने को सबसे ज़्यादा रिलेवेंट, सबसे ज़्यादा असरदार दिखाने की सहूलियत होनी चाहिए और ये उसका फ़र्ज़ भी है। बस इतना ज़रूर है कि उस फ़र्ज़ के साथ वो कुछ उन चीज़ों को भी बताते जाएँ जिनकी आवश्यकता है। आज मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बयान देख रहा था। स्वामी जी ने उस बयान में एक बात कही है जो मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं भी वही बात कहना चाहता हूँ कि आपने कोई समझौता किया है चीन के राष्ट्रपति के साथ। आपने समझौता किया है चीन के सर्वोच्च नेता के साथ। उस समझौते के ऊपर दस्तखत हुए हैं। आपने उस समझौते को देश के सामने साझा नहीं किया, जो कि आपको करना चाहिए। जब 2 देश किसी मुआहदे पे पहुँचते हैं, किसी संधि पे पहुँचते हैं, किसी समझौते पे पहुँचते हैं, तो उन्हें उस समझौते को देशवासियों के सामने साझा करना चाहिए। हालाँकि आप कह सकते हैं कि जब पार्लियामेंट होगी तो हम उसमें रखेंगे, लेकिन पार्लियामेंट तो बहुत बाद में होगी। देश में सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। जो भी हमारे पिछले अनुभव हैं चीन के साथ, उनको लेकर के सवाल तो अभी खड़े हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर उस समझौते को देश के सामने रख दें, क्योंकि रखना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ हम जब चीन के नेशनल डेली को देखते हैं या वहाँ के चैनल्स को सुनते हैं, तो वो सवेरे से क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारी भारी विजय हुई है। किस चीज़ में उनकी विजय हुई है? चीन की विजय किस चीज़ में है? वो उनकी सरकार और उनके अखबार ये दावा ग्लोबल टाइम्स, चाइना ग्लोबल टाइम्स क्यों ये बार-बार कह रहा है कि हमारी जीत हुई है?
इसका मतलब है क्योंकि वहां जो सरकार कहती है वही उनके अखबार छापते हैं, उनका मीडिया सिन्हुआ भी वही रिलीज करता है। तो कौन सी चीज है जिसको वो अपनी विजय मान रहे हैं, और हम किस चीज के ऊपर अपनी पीठ ठोक रहे हैं? वो कागज हमारे देश के लोगों के सामने क्यों नहीं आता? वो कागज आना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ ठोकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छी रणनीति है कि जब वो देश में कोई चीज उनको कम्युनिकेट करनी होती है तो वो विदेश के जरिए से इसको कम्युनिकेट करते हैं। आज हमारे एक मित्र ने कमेंट किया कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी विदेश मंत्री बन गए हैं। अब ये उन्होंने मजाक में ही कहा, लेकिन ये भी उनका कहीं ना कहीं तो उसमें तकलीफ छिपी हुई है। हमारे देश का प्रधानमंत्री विश्व गुरु अपने को कहते हैं। वो अर्थव्यवस्था हमारी कितने ट्रिलियन की है वो तो जो अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं, विश्व के अर्थशास्त्री बताते हैं, या विश्व में जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के जो कन्फ्यूजियां होती हैं, जो चिंगुइयां होती हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारे देश के 80 करोड़ लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं। उनको हमें 5 किलो चावल और 5 किलो दाल और कुछ तेल वगैरह देना पड़ रहा है। जब इससे लोग ऊपर उभरे तब तो हम माने कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जो कि नहीं हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह यही है कि इन सारी चीजों को आप कीजिए, लेकिन देश की तरफ भी देखिए और देश की जो समस्याएं हैं, खासकर देश में अब लोगों की चिंता है। विनीता, आपने भी 2 दिन पहले कहा था कि हमारे यहाँ सैटेलाइट की तस्वीरें नासा की कुछ और कहानी कह रही हैं। अब वो सैटेलाइट की तस्वीरों को जी सर। झुठलाने का काम तो सरकार का है ना। वो झुठलाने का काम विनीता यादव जी और संतोष भारती का तो नहीं है। हम तो कहेंगे वो तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन तस्वीरों को ऑफिशियली अगर कोई झुठला सकता है तो हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय, कोई भी झुठला सकता है। लेकिन राजनाथ जी चुप है, रक्षा मंत्रालय चुप है, सब खामोश हैं। और दूसरी तरफ वो लोग वहां पे अपने हवाई अड्डे भी बना रहे हैं, अपनी कॉलोनियां भी बना रहे हैं। और इसी बीच में खबर आ रही कुछ जो हमारी तरफ के सैन्य विशेषज्ञ के नाम पर जो कुछ ऐसे सेना के लोग हैं जिन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं पता नहीं, और कैसी लड़ाइयां लड़ी उनका क्या है, लेकिन वो ये कह रहे हैं हमने भी बना ली है, हमने भी अपने सैनिक अड्डे खोल लिए हैं, हमने भी स्ट्रक्चर बना लिया है। तो कुल मिलाकर के दुनिया के सामने हमें अपना मखौल बनाने की जगह देश के लोगों के सामने हमें वो सारी चीजें रखनी चाहिए। सच्चाई क्या है, ये सच्चाई रखने से कोई नुकसान नहीं होता। सच्चाई रखने से करेक्शन की कोर्स करेक्शन की संभावना बनी रहती है, और देश के नौजवानों में बुरी एक नई भावना जज्बे की खड़ी हो जाती है कि हम जाकर के सेना में भर्ती हों, सेना में लोगों को देश सेवा करें, अपनी जान दें। पहले जान देने के लिए लोग सेना में जाते थे देश के लिए, अब तनख्वाह के लिए जाते हैं। अब अग्निवीर में लोग इसलिए जा रहे हैं कि हम अग्निवीर से निकलेंगे तो शायद हमको कहीं कोई काम मिलेगा, वो देश के लिए जान देने के लिए नहीं जाते। दुर्भाग्य की स्थिति है। तो मेरा सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, इन आतंकवादी घटनाओं से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है जो आतंकवादियों की गवर्नमेंट है। वो वहां की सरकार की बात नहीं मानती। ठीक उसी तरीके से कि आप कुछ भी कहें, लेकिन आपके जो मानने वाले लोग हैं वो सीधे सीधे लिंचिंग करते हैं, वो धीरे धीरे हिंदू मुसलमान करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं सौहार्द होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ घड़ा का व्यापार चल रहा है और बुरी तरह से चल रहा है। चुनाव जीतने के लिए जितनी गंदी बातें हो सकती हैं उतनी गंदी बातें वो सब लोग कर रहे हैं जो आप में अपनी आस्था दिखाते हैं। तो आपको जो देश का नेतृत्व करना चाहिए वो देश का नेतृत्व करने की प्रार्थना हम प्रधानमंत्री जी से कर सकते हैं, और तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि देश का नेतृत्व कीजिए, देश की समस्याओं को देखिए, और विदेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं। और मजे की बात यह है कि हम बार बार इसको दोहराते हैं, ये दुर्भाग्य की चीज है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हैं तो समझ में आता है, लेकिन हमारे बर्मा के साथ भी रिश्ते खराब खराब हैं, हमारे श्रीलंका के साथ भी खराब हैं, हमारे नेपाल के साथ भी खराब हैं, भूटान को छोड़ के हर एक से हमारे रिश्ते खराब हैं। तो इन रिश्तों को सुधारने के लिए प्रिय प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? और एक नया शब्द और चला है, ये कुछ जो बाहर के सीरियल हैं उनमें बादशाह को मेरे बादशाह ये शब्द इस्तेमाल होता है। अब एक हमारे यहाँ नया शुरू हो गया है, मेरे प्रधानमंत्री।
अरे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर एक के इंडिविजुअल के थोड़ी है। तो मेरे प्रधानमंत्री शब्द शुरू हो गया है। तो ये एक चमचागिरी की पराकाष्ठा है। मोदी जी को इन लोगों के बहकावे में ना आकर के अगर देश के सामने वो सही स्थिति रखें, तो विनीता जी मुझे लगता है शायद इससे मोदी जी का कद बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और मोदी जी देश की बड़ी सेवा करेंगे, क्योंकि देश बहुत बड़ी चीज है। इतने प्रधानमंत्री आए गए, कुछ प्रधानमंत्री किसी लिए याद किए जाते हैं, कुछ किसी लिए याद किए जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी का कद छोटा करना चाहें तो किसी का कद छोटा नहीं कर सकते। हम अगर इंदिरा गांधी का कद छोटा करना चाहें, हम नहीं कर सकते। हम नेहरू जी का कद छोटा करना चाहें, नहीं कर सकते। हम देवेगौड़ा और गुजराल साहब का भी कद छोटा नहीं कर सकते। अटल जी तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अटल जी के भी दौर को अगर ये मान लिया जाए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ इस देश में, तो उसमें अटल अटल जी के भी 13 साल वो 13 तीन तीन उनके कार्यकाल शामिल है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी को पार्टी के भीतर भी एक कोर्स करेक्शन करना चाहिए। लेकिन अभी तो पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा शायद वो इसी में लगे हुए हैं। उसमें जोशी जी के अध्यक्ष बनने की संभावना है और उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि चाहे मुझसे इस्तीफा ले लो, मैं इनको अध्यक्ष नहीं मानू। ये सारी खबरें बाहर आ रही हैं, पर मुख्य चीज चीन है। चीन के साथ हमारे तो जो रिश्ते हैं संजय जोशी जो है उनको अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हो चुकी है बीजेपी में, ये कह रहे हैं सर? बहुत तेजी के साथ। और मैंने सुना है कि संघ ने ये प्रस्ताव रखा है कि या तो आप प्रधानमंत्री पद रख लो या पार्टी अध्यक्ष का पद रख लो। अब पार्टी अध्यक्ष संजय जोशी को बनाना चाहते हैं। संजय जोशी को पार्टी अध्यक्ष अगर बनाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं हम रिजाइन कर देंगे। अब ये देखिए, इनमें सच्चाई क्या है हम नहीं जानते, लेकिन ये सारी खबरें बाहर से भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से ही आती हैं। तो मैं इसको छोड़ करके चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, हम जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देते हैं, उसी भाषा में हम चीन को जवाब क्यों नहीं देते हैं। और अभी चीन के साथ जो मुलाकात हुई, जो तस्वीरें आई, जिसकी बड़ी तारीफ हिंदुस्तान में हो रही है। मैं फिर स्वामी जी की उस बात को दोहराता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी की, कि उस दस्तावेज को हमारे सामने आना चाहिए। अगर नहीं सामने आता है तो फिर मन में खटका होता है कि उसमें क्या लिखा है पता नहीं, क्या लिखा है पता नहीं, किस चीज की तैयारी हो रही है पता नहीं। तो ये शक तो है। और अभी अभी आपने जो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में कहा, ये घटनाएं पाकिस्तान के बस में है नहीं। ये वहां की आर्मी कराती है, या वहां जो एक तीसरी संस्था है जिसको हम आतंकवादियों की सरकार कहते हैं, पनाहगाह है, वो करवा रही है। उनमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक सवाल मेरा है कि आप अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर, हमने इजराइल के ऐसे यंत्र लगा रखे हैं जिसमें कहा गया था कि अगर बिल्ली भी उधर से आएगी तो हमको पता चल जाएगा कौन अंदर आया। लेकिन हमारे देश में लोग टहलते हुए पाकिस्तान से आ जाते हैं, वारदात करते हैं और वारदात करके वापस भी निकल जाते हैं। कहा जाता है कि 3 लोग थे जिसमें 2 लोग गायब हो गए। कैसे गायब हो गए? और आए तो आपको पता क्यों नहीं चला? वो आने के उनके कौन से रास्ते हैं? सेना उनको, या बीएसएफ, जिनके पास भी बॉर्डर की 2-2 एजेंसियों के पास जिम्मेदारी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, फिर सेना है, ये रोक क्यों नहीं पाते हैं? वहां से टहलते हुए चले आते हैं और टहलते हुए चले जाते हैं, जैसे शिमला की माल रोड पे टहलना हो। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान मुझे और नहीं समझ में आया। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह के साथ पूछना चाहता हूँ, आपने कैसे कह दिया कि सारी दुनिया में आईएसआई के एजेंट हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ? सारी दुनिया में आईएसआई के एजेंट भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। तो हमारी रॉ क्या कर रही है? हमारी कोई काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है या नहीं है? तो आईएसआई इतनी बड़ी हो गई कि वो सीआईए और मोसाद से भी बड़ी हो गई कि वो सारी दुनिया में आपके खिलाफ माहौल बना रही है। हमारे दूतावास क्या कर रहे हैं? हमारे मंत्रीगण क्या कर रहे हैं? आप सारी दुनिया में इतना हाथ मिलाते और अपने को विश्वगुरु बताते घूमते हैं। ये परस्पर जो कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधी बयान, ये बयान हम लोगों को घबराते हैं एक नागरिक होने के नाते। क्योंकि एक व्यक्ति का सबसे बड़ा जो उसका पद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन एक पद विनीता यादव और संतोष भारती का भी है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा सबसे बड़ा पद है। अगर हम देश के नागरिक ना हो तो हम प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकते। इसलिए बुनियादी अधिकार नागरिक होने का है। वो नागरिक होने का अधिकार विनीता यादव जी और संतोष भारती जैसे लोगों का है। तो हमें ये सवाल पूछने का हक है कि आपके ये जो बयान है,
ये बयान हमें परेशानी में डालते हैं कि हमारी संस्थाएं जो देश में कानून व्यवस्था की देखभाल करने की जिम्मेदार हैं या सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदार हैं, वो क्यों काम नहीं कर रही हैं? और विदेश में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे लोग इतने पैसे ले रहे हैं, दूतावास बने हुए हैं, आप इतनी दुनिया में लॉबिंग करते हैं, देश में तो बहुत प्रचार होता है, लेकिन फिर आईएसआई के लोग कैसे सक्सेस हो जाते हैं सारी दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में? और चीन को हम दुनिया में कॉर्नर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या चीन और रूस, अब हम जितने विदेशी चैनल देख रहे हैं, हमारे यहाँ जी मोदी सर। जी की इतनी चर्चा हो रही है, लेकिन विदेशी चैनलों में हमें कहीं भी पुतिन और उस जमावड़े में पुतिन और मोदी जी बैठे दिखाई नहीं दिए, हंसते नहीं दिखाई दिए। वो एक तस्वीर जो एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, उसके अलावा उसमें कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मैं ये सारे सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि ये बताते हैं कि मोदी जी को देश के बारे में और दुनिया के सामने थोड़ी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि वो वाहवाही लूट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, शायद हर प्रधानमंत्री ये करना चाहेगा, मोदी जी उसको ज्यादा सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पर मोदी जी को थोड़ा देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, हमारी सीमाओं के बारे में और खासकर अपने ही लोगों के बारे में, जो हमने फिर लद्दाख के एमपी की बात में दोहरा रहा हूँ, इन सारे लोगों से फीडबैक लेकर के सत्य क्या है देश के सामने विनीता जी रखना चाहिए। नहीं तो हम बिल्कुल नागरिक सर। होने और के नाते तुमसे परेशान हो जाते बिल्कुल सर, ये बहुत वाजिब बात है। और देश की जनता भी बहुत सारी जो सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही में बिजी है, एक नजर करके वो देश के जवानों की रक्षा के बारे में भी सोचे कि आखिरकार ये हमले कैसे हो जा रहे हैं और उनकी जान कैसे जा रही है। ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी की जिंदगी जा रही है, इस पे सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि उनकी जिंदगी हमारी रक्षा के लिए जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।